नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपको मेरी ओर से समस्त उत्कर्ष परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अमृत महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो है, इसकी परीक्षा की अग्नि परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। और इस घड़ी में आपके सामने सबसे चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि हिंदी विषय को कैसे पढ़ें, क्योंकि बाकी जो आपके विषय हैं, चाहे वो उद्यानिकी के हो या कृषि विषय हो या पशुपालन के विषय हो, उनके विषय में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसी मैं बिल्कुल आशा कर सकता हूं और विश्वास भी कर सकता हूं। लेकिन जिस विषय से आप 3-4 साल तक के अपने पूरे डिग्री के पीरियड में आप अलग रहते हैं, वो विषय परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की इस वेला में आकर के और आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय बन जाता है। तो इसी हिंदी विषय को हम कैसे पढ़ें, इस पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात, जब बेटा हम कोई भी पाठ्यक्रम या किसी भी भर्ती परीक्षा की हम तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपको उस परीक्षा का पाठ्यक्रम देखना चाहिए। हर एक परीक्षा का अपना एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है और उसी पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको जो है वो अपना अध्ययन करना चाहिए। व्यर्थ के जो अध्याय हैं उनको अपने अध्ययन में बिल्कुल शामिल ना करें, उनसे आप पूरी तरह से बचें, क्योंकि व्याकरण एक बेटा महासागर है, अथाह सागर है। अध्यायों की कोई गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने इसमें अध्याय मिल जाएंगे गहराई से गहराई में यदि हम जाएंगे तो। लेकिन प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में व्याकरण का अपना एक निर्धारित प्रारूप होता है, कुछ अध्याय जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। तो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में जो अध्याय निर्धारित किए गए हैं, उन अध्यायों में एक पाठ आ जाता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, प्रशासनिक शब्दावली और अशुद्धि संशोधन, जिसके अंतर्गत वाक्य शुद्धि भी आती है और शब्द शुद्धि भी आती है। हर एक अध्याय को आपको एक मिशन के रूप में लेना है, चाहे इनमें से जो भी अध्याय से आप अपने पढ़ने की प्रक्रिया को शुरू करें। वैसे वस्तुतः ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो संधि अध्याय से ही शुरू करते हैं। तो आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि आपको परिभाषाएं ही पूरी याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि परिभाषाओं से सवाल बहुत कम संभावना है आने की। सवाल जो पूछे जाते हैं, मोस्टली जो सवाल आते हैं वो कंटेंट में से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए संधि के अंतर्गत शब्दों को तोड़ने और जोड़ने का आपको अच्छा अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। यदि शब्दों को तोड़ने और जोड़ने और उन शब्दों के टूटने और जुड़ने में जो एक व्यावहारिक रूप से जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को यदि आप चिन्हित कर सकते हैं, तो बेटा हिंदी विषय में जो संधि अध्याय है, इसका आपका 1 नंबर भी कम नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में समास में शब्दों के अर्थ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। शब्दों का अर्थ विस्तार आता है, वही उसका समास विग्रह होता है। अब उसकी प्रकृति के अनुसार कौन सा शब्द किस प्रकृति के अंतर्गत आता है, उसके अनुसार उनके भेदों का आपको निर्धारणीकरण करना है। उपसर्ग और प्रत्यय, इसके अंतर्गत उपसर्ग किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या उपसर्ग, कौन कौन से महत्वपूर्ण उपसर्ग होते हैं और उन उपसर्गों से नए शब्द किस प्रकार से बनते हैं और उनके साथ में किस प्रकार से संधियों के नियम लागू होते हैं, इन चीज़ों का आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। और प्रत्यय, प्रत्यय वो शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, तो शब्द की जो मूल प्रकृति होती है, उस प्रकृति को हमें भली प्रकार से समझना है कि उपसर्गों का प्रयोग कहाँ होता है, प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ होता है। इनके भेदों के अंतर्गत जो वर्गीकरण दिए गए हैं, उन वर्गीकरणों पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देते हुए और शब्दों की अर्थ और प्रकृति पर ध्यान देते हुए आपको प्रत्ययों का चयन करना है। क्योंकि प्रत्यय में समस्या ये आती है कि कई ऐसे प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय के दोनों भेदों यानी कि तद्धित और कृदंत, इन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि कहाँ पर ये प्रत्यय जो है वो कृदंत के रूप में आया है, कहाँ पर ये तद्धित के रूप में आया है, और इनके जो उपभेद होते हैं उनके विषय में भी बिल्कुल एक बार विचार कर लें। पर्यायवाची शब्द, कई बार हम शब्दों के को लेकर के और उनके जो सहयोगी जो अन्य नाम है, जो सहायक अन्य नाम है, उन नामों में हम उलझ जाते हैं, तो वो भी हम बिल्कुल ना उलझें। पर्यायवाची शब्दों को ही अन्य शब्दों में और क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्दों को ही समानार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो इन नामों के भेद को लेके बिल्कुल भी आपको उलझना नहीं चाहिए, ठीक है। एक अध्याय के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, इनको भी अपनी जानकारी में
जरूर रखिएगा। विलोम शब्दों को भी और क्या कहा जा सकता है? विपर्यासी शब्द कहा जा सकता है या शब्द विपर्यय कहा जा सकता है। ठीक है, तो इन नामों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार विलोम शब्द का प्रयोग न करके और प्रश्न में विपर्यासी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, शब्द विपर्यय का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे विद्यार्थी उलझ जाते हैं। आपको उलझना नहीं है। इसी प्रकार युग्म शब्द के कई नाम हो जाते हैं, जैसे कि युग्म शब्दों को ही क्या कहते हैं? श्रुति सम शब्द कहते हैं या समश्रुत शब्द कहते हैं या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी यही है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी यही है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी यही है और युग्म शब्द भी यही है। तो कुल मिला के एक अध्याय के जो कई अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, इन नामों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न में इनमें से कोई भी नाम देकर के आपको प्रश्न किया जा सकता है। आप केवल युग्म शब्द के फेर में यदि पढ़े रहेंगे तो बेटा ये शब्द आपको उलझा सकते हैं। इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको कई बार संक्षेप के चक्कर में केवल एकल शब्द ही लिख करके छोड़ देते हैं, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। कई बार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द लिख देते हैं, तो जो शब्द होंगे वो हमेशा सार्थक ही होंगे। निरर्थक शब्द भाषा में कब प्रयुक्त होते हैं? तो इन चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। लोकोक्तियों और मुहावरों के अंतर को अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से समझते हुए आपको लोकोक्तियाँ और मुहावरे पढ़ना है। लोकोक्तियों की खास बात यह है कि ये प्रचलित उक्तियाँ होती है जो परंपरागत रूप से हमारे समाज में चली आ रही है, ठीक है। जबकि मुहावरों का अंतिम पद हमेशा कोई क्रियापद होता है, ठीक है। लोकोक्तियाँ किसी शब्द के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जबकि मुहावरे किसी बात को व्यंग्यात्मक रूप में या तार्किक रूप से प्रकट करने में मुहावरे बड़े उपयोगी होते हैं। और इसके बाद में सबसे बड़ा जी का जंजाल होता है एक ये अध्याय प्रशासनिक शब्दावली, जिसको पारिभाषिक शब्दावली भी कहा जाता है। ये बाइलिंगुअल चैप्टर, इसमें अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अर्थ पूछ लेते हैं, हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ पूछ लेते हैं। तो मानक पुस्तकों से जो अच्छे और परीक्षा में आए हुए शब्द हैं, उन शब्दों का जो सहयोग लेते हुए आपको इन शब्दों को दोनों तरीके से याद करना है। हिंदी से अंग्रेजी अर्थ भी आपको याद करना है और अंग्रेजी से हिंदी अर्थ भी आपको याद करना है। और इसके बाद में अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत वाक्य शुद्धि के जो लगभग 15 नियम बताए जाते हैं, उन 15 नियमों का आपको भली भांति अभ्यास करना है, ठीक है। कहाँ पर संज्ञा दोष है, सर्वनाम दोष है, विशेषण दोष है, क्रिया दोष है, अव्यय दोष, कारक दोष, वचन दोष, लिंग दोष। इसके बाद में आ जाता है उपसर्ग संबंधी दोष, पर्यायवाची शब्द संबंधी दोष, पदक्रम दोष, पदांतर दोष, अन्विति दोष। ऐसे कुल मिलाकर के कुल 15 प्रकार के जो दोष हैं वो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं, जिन दोषों का आप अध्ययन कीजिएगा और उनसे जुड़े हुए जितने भी वाक्य आते हैं अधिकतम आप उन वाक्यों पर ही अध्याय जो है वो अभ्यास कीजिएगा। निश्चित रूप से ये अध्याय इतना ज़्यादा कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और शब्द शुद्धि तो जब हम शब्दों को पढ़ते हैं तभी आपको उन शब्दों के अक्षरों पर, वर्णों पर, स्वरों पर, मात्राओं पर पूरा ध्यान देते हुए आपको पढ़ना है। यदि इस मनोयोग के साथ यदि आप पढ़ते हैं तो ये अध्याय आपके लिए कभी भी चुनौती बनकर नहीं उभर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सा सिलेबस है, किसी प्रकार का भ्रम, भ्रांति, डर अपने मन में नहीं रखना है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको अध्ययन करना है और आपको ये कोशिश करनी है कि जो वैकेंसी के जितने पद आए हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के, इनमें एक पद तो मेरा है। इस दृढ़ धारणा के साथ आपको पढ़ना है और इसी मानसिकता को अपने मन में रख करके आप तैयारी कीजिएगा। मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने का, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उत्कर्ष परिवार आपके साथ में है। पढ़ने के लिए हमें अपनी एक दिनचर्या की ज़रूरत होती है। अपने दैनिक कर्मों के अतिरिक्त जो भी आपके पास समय बचता है उस समय का अपना एक चार्ट बनाएं, ठीक है। आप नहाते धोते खाते पीते नित्य कर्म में जो समय लगता है उसके अतिरिक्त आपका जो समय है, कोचिंग क्लास में आप जाते होंगे, उसके अतिरिक्त आपके पास जो समय है उस बचे हुए समय का वर्गीकरण करें और कौन से विषय आपके लिए कठिन है, कौन से विषय आपके लिए आसान है, उनके अनुरूप उनके लिए समय का निर्धारण करें। जो सवाल आपके लिए ज़्यादा कठिन हो जाते हैं
या जो अध्याय आपके लिए ज़्यादा कठिन हो जाते हैं उनको थोड़ा अच्छा समय दें, ज़्यादा समय दें, उनकी कठिनाइयों को समझें, कठिनाइयों की प्रकृति को समझें और उसके बाद में उनका निदान करें। तो इनमें सबसे पहले अपनी जो दिनचर्या है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिनचर्या बना करके और उसके अनुकूल ही आपको अपनी पढ़ाई आगे करनी चाहिए मित्रों। इनसे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, आपका जो जीवन है वो पूरा अनुशासित रहेगा। उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं तो कई बार विज्ञप्ति के साथ हम बहुत से पाठ्य पुस्तकों का चयन कर लेते हैं लेकिन पढ़ कुछ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उचित और मानक पाठ्य पुस्तकों का आपको चयन करना है और उन पाठ्य पुस्तकों को, क्योंकि अध्याय तो उसमें बहुत सारे हैं, तो अपने सिलेबस में दिए गए अध्याय हैं, उन्हीं अध्यायों को चुनना है, उन्हीं अध्यायों को पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के साथ साथ में जो मेन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी आते हैं, जो डेटाज आते हैं, उन सबको हाईलाइट करते हुए, अंडरलाइन करते हुए उनसे अपने नोट्स भी आपको बनाने हैं। नोट्स बना करके यदि आप पढ़ते हैं तो बेटा दोबारा जब आप पढ़ोगे तो आपको उस पूरी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके बनाए हुए नोट्स हैं उन नोट्स को यदि आप पढ़ोगे तो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। कम समय में आप उन पाठों को बहुत अच्छे और प्रभावी तरीके से पढ़ पाएंगे। इसके साथ में आप नियमित रूप से हर एक विषय को उचित समय दें, स्वयं को भी समय दें और विषय को भी समय दें, ठीक है, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ठीक है। परीक्षा के दिनों में पाठ्यक्रम को भी समय देना ज़रूरी है और उसके समय के साथ ऐसा ना हो कि खुद का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। नहाना धोना, खाना पीना, सोना नियमित रूप से आपका होना चाहिए। शेष गतिविधियां जो है उनमें से अपने समय को निकाल करके और जो व्यर्थ की गतिविधियां हैं उनको छोड़ करके और आपको अपना ध्यान पूरा अपने विषय पर, अपने लक्ष्य पर निर्धारित करना है और प्रत्येक विषय को पर्याप्त समय देना है। चाहे विषय सरल हो, क्योंकि कोई भी विषय न तो सरल होता है, न कोई विषय कठिन होता है और असंभव जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो अच्छे से हर एक विषय को पर्याप्त समय देते हुए और उनमें से भी जो कठिन विषय हैं उनको अधिक समय देते हुए आपको अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप पढ़ें तो पढ़ते समय आपके सामने कठिनाई कहाँ आती है, सबसे पहले तो उस कठिनाई की आपको पहचान करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोच लेता है कि यार संधि तो मेरे समझ में आती ही नहीं है, ठीक है, जबकि मैंने महसूस किया है, कक्षाओं में पढ़ाते हुए मैंने महसूस किया है जब संधि पढ़ाता हूँ। अब यूँ तो स्टूडेंट यही बोलते हैं सर संधि हमारे लिए बहुत हार्ड होता है, लेकिन जैसे ही हम उनको व्यवस्थित रूप से भेदों के अनुसार हम वर्गीकृत करके उनको पढ़ते हैं तो विद्यार्थी स्वयं आगे होकर के उनका जवाब देने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि संधि हमें नहीं आती है, समास हमें नहीं आता है, ये विषय तो बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उसके अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको उलझाते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। उन शब्दों को चयनित करें, चाहे आप कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ो या कोई गाइड पढ़ो या कोई नोट्स पढ़ो या किसी क्लास में पढ़ो। जो आपको कठिन लगने वाले शब्द हैं उन शब्दों को अलग करें, उनकी एक अलग पूरी विवरणिका बनाएं और उनकी कठिनाई क्या है जो आपके शिक्षक हैं उनसे आप अवश्य उस पर चर्चा करें और जो समझा रहे हैं उसको धैर्यपूर्वक समझने की चेष्टा करें, समझें। धैर्य सबसे बड़ी कुंजी होती है, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी ही धैर्य होती है। जिसने धैर्य रखना सीख लिया कोई भी लक्ष्य उसके लिए असंभव नहीं होता है, ठीक है। तो धैर्य के साथ उस कठिनाई को समझें और उसे बार बार अभ्यास में लाएं, क्योंकि अभ्यास ही किसी भी ज्ञान को लंबे समय तक स्थायी रखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं कि रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। तो इस प्रकार से तो अभ्यास के बिना ये मति जो है ना ये कभी तीक्ष्ण और कुशाग्र नहीं हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में व्यर्थ की उलझनों से बचें। कई बार हम ज़्यादा किताबें खरीद लेते हैं, ज़्यादा किताबों में कोई भी शब्द अगर किंतु परंतु लिखा हुआ आता है और हम दोनों के उलझनों के फेर में पड़ जाते हैं कि अब इसको मानूं या उसको मानूं। तो एक ही विषय की अधिक पुस्तकों का संकलन बिल्कुल ना करें। मानक रूप से केवल एक या अधिकतम 2 पुस्तकों का चयन करने का करें और तुलनात्मक रूप से उन्हीं पुस्तकों से आप पढ़ें। एक पुस्तक की समस्या को दूसरी पुस्तक में ढूंढने का प्रयास करें, दूसरे की समस्या को पहली पुस्तक में ढूंढने का प्रयास करें। तो ज़्यादा पुस्तकें आपको अपने पास इकट्ठी नहीं करनी है और जितने भी झूठे प्रलोभन आते हैं, दावे आते हैं, वादे आते हैं, झांसे आते हैं, उन सब से आपको दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। और
किसी भी व्यर्थ के प्रलोभन में न पड़ते हुए अपना ध्यान अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर आपको रखना है। और इसके बाद में किसी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में न आने दें। कई बार विषय की कठिनाइयां मन को नकारात्मकता से भर देती है, ऐसा ना करें। स्वयं को ऊर्जान्वित महसूस करें, आत्मविश्वास को बनाए रखें। और यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता आती भी है तो बेटा, योग जो है हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और दुनिया मानती है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका उपचार योग में नहीं है। और जब आप योग करोगे तो नकारात्मकता आपके मन से स्वतः निकल जाएगी, आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करोगे, आत्मविश्वासी महसूस करोगे। और जब आप स्वयं को ऊर्जान्वित और आत्मविश्वासी महसूस करें उस समय आप चिंतन ज़रूर करें। ठीक है, क्या ज़रूर करें? चिंतन भी ज़रूर करें कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार आपकी तैयारी को और आगे ले जाना है, किस प्रकार से आप अपनी जांच कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी कठिनाइयों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इन विषयों में आपको चिंतन ज़रूर करना है। ठीक है, इसके बाद में विषय को वस्तुनिष्ठ रूप में आपको समझना है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है, इसमें तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बिल्कुल नहीं करना है। विषय को आप कितना संक्षेप में समझ सकते हैं और संक्षेप में समझने का आसान तरीका क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। मानक पुस्तकों को पढ़ें और उन पुस्तकों से अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि अपने नोट्स में अपनी कठिनाइयाँ भी होगी, अपनी जो आसानियाँ हैं वो भी होगी। ठीक है, तो विषय को वस्तुनिष्ठ रूप में पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उन पर आप साथ में अभ्यास भी करें। किसी भी प्रश्न को लेकर किसी प्रकार की यदि कोई असमंजस की स्थिति हो तो अपने शिक्षक से ज़रूर चर्चा करें, अपने मित्रों से ज़रूर चर्चा करें, या जो मानक पाठ्य पुस्तकें हैं आप उनकी शरण में जा सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी हर समस्या का हल निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। और इसके बाद में यदि आप इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को अगर आगे बढ़ाते हैं और यही आपके पढ़ाई का पैटर्न रहता है तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपका लक्ष्य आपके कितना करीब है। आप आपके लक्ष्य को स्वयं के भीतर ही महसूस करेंगे। मित्रों, धन्यवाद। जो मेरा विषय का जो ये व्याख्यान था वो यहाँ समाप्त होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत काल में उत्कर्ष परिवार के द्वारा कोई अमृत तुल्य योजना आपके लिए न चलाई जाए, ये संभव ही नहीं हो सकता बेटा। ये तो असंभव सी चीज़ है, क्योंकि उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थियों के हित में सोचता है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर उत्कर्ष आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया है, जिसके अंतर्गत आप किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे भारत के आप किसी भी कोने में हो, उत्कर्ष स्वयं चलकर आप तक आएगा। कैसे आएगा? आपके मोबाइल के जरिए आएगा। उत्कर्ष की जो ऐप है वो आप डाउनलोड करें और आज़ादी महोत्सव के इस पर्व पर केवल अंतिम 2 दिन शेष बचे हैं आपके पास। केवल अंतिम कितने? 2 दिन। इस बात को मैं फिर से जोर देके कह रहा हूं, केवल अंतिम 2 दिन आपके पास में बचे हैं। हर एक कोर्स को आप 90% डिस्काउंट के साथ आप इस ऑफर पीरियड के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ यदि आप उत्कर्ष ऐप पर कोर्स लेने वाले यदि कोई पूर्व विद्यार्थी हैं तो इसमें आपको जो शेष मूल्य है उस पर 10% और अतिरिक्त छूट दी जाएगी। चाहे आपने किसी भी परीक्षा का कोर्स परचेज किया हो, ये 10% की अतिरिक्त छूट जो है वो शेष राशि पर आपको और उत्कर्ष के तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, केवल 2 दिन का अवकाश समय अब केवल आपके पास में है। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक का ये योजना चलेगी, ये ऑफर चलेगा। और इस ऑफर पीरियड में जो मूल्यवान कोर्स हैं वो आप कितनी कम कीमत पर आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो लाइव फॉर्म क्लास का जो कोर्स है, चाहे उसकी बात हो, या जेईटी फाउंडेशन बैच की बात हो, या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एमसीक्यू बैच हो, जो 1500 रुपये का बैच है वो आपको मात्र 500 रुपये में वो पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। और 15,000 रुपये का जो कोर्स है वो आपको मात्र 2800 और 3000 रुपये के रेट में आपको घर बैठे मिल रहा है। तो बिल्कुल इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। अंतिम 2 दिन आपके पास है। 17 अगस्त 2023 जो है वो आपके लिए लास्ट दिन होगा, अंतिम दिन होगा इस ऑफर के लिए। ठीक है, और इसी के साथ एक बार पुनः
आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए, समस्त उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए मैं दीपक सिखवाल अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।